हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। 2025 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया जब उन्होंने hyundai को पीछे छोड़कर इंडिया का नंबर 2 कार मेकर बनने का टाइटल जीत लिया। अब ये कैसे किया और hyundai इससे कैसे कैचअप नहीं कर पाया, देखते हैं। और दूसरे न्यूज में फिजिक्स वाला का नाम तो हम सबने सुना है। उन्होंने उनकी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम मेकिंग यूट्यूब वीडियोस और आज वो खुद का आईपीओ लॉन्च करने का सोच रहे हैं। बट व्हाट आर द फाइनेंशियल्स ऑफ फिजिक्स वाला एंड क्या ये कंपनी रिस्क फ्री है? चलिए देखते हैं। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी गटारिया एंड लेट्स बिगिन। जनवरी से जुलाई 2025 के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 3.51 लाख व्हीकल्स बेचे हैं, जो hyundai से 21,000 ज्यादा थे। महिंद्रा की सेल्स में 20.2% का ग्रोथ हुआ, जबकि hyundai की सेल्स सिर्फ 8.1% से गिर गई। अब ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द एसयूवी बूम। आज के बायर्स को हैचबैक और सेडान से ज्यादा एसयूवी पसंद आती है, उनकी रग लुक, रोड सेफ्टी और एस्पिरेशनल फील की वजह से। महिंद्रा ने इसी ट्रेंड को पकड़ लिया और अपना पूरा फोकस एसयूवीज पर रखा। स्कॉर्पियो और थार रूरल बायर्स के लिए ड्रीम कार्स बन गई। एसयूवी 700 ने प्रीमियम बायर्स को अट्रैक्ट किया और एसयूवी 3XO ने महिंद्रा के सुपरस्टार बन गया। ये अंडर 4 मीटर एसयूवी एक साल में डबल सेल्स तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट 55,000 से 1 लाख यूनिट्स तक। इस तरह से महिंद्रा ने एसयूवी डिमांड को पूरी तरीके से कैप्चर किया, जबकि hyundai ज्यादातर क्रेटा पे ही डिपेंडेंट था। अब टैक्स और प्राइसिंग का मास्टर स्ट्रोक। इंडिया के जीएसटी रूल्स बिफोर द रेट कट्स दैट हैपेंड रिसेंटली, छोटी कार्स जो अंडर 4 मीटर्स और 1200 सीसी से छोटा इंजन होता था, उन पे कम टैक्स मतलब ऑलमोस्ट 18% लगता था और बड़े एसयूवीज पर 28% प्लस सेस लगता था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने कॉम्पैक्ट एसयूवीज को इस ब्रैकेट में डिजाइन किया और इसका पूरा फायदा कस्टमर्स तक पहुंचाया, जिसका रिजल्ट हुआ कि स्कॉर्पियो, थार और एसयूवी 3XO जैसे मॉडल्स पे महिंद्रा ने 1 लाख से 1.56 लाख तक प्राइस कट किया। कस्टमर्स को एसयूवी का मजा मिला, वो भी एकदम अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे। एंड फास्ट डिलीवरी और मैन्युफैक्चरिंग एज भी था। जहाँ hyundai और बाकी कंपेटिटर्स के बायर्स मंथ्स तक वेटिंग लिस्ट में आते थे, महिंद्रा ने अपनी फैक्ट्रीज में सिंगल पीस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अडॉप्ट किया। इससे प्रोडक्शन स्पीड बढ़ गई और कस्टमर्स को गाड़ी जल्दी डिलीवर होने लगी। पहले जहां वेट ईयर्स बहुत ज्यादा होता था, अब वो रिड्यूस होकर बस कुछ वीक्स का ही रह गया है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा और सेल्स भी तेजी से बढ़ गई। अब ईवी और ट्रैक्टर पे आते हैं, जिसकी वजह से डबल इंजन ग्रोथ मिला। एसयूवीज महिंद्रा के आज का स्ट्रेंथ है, लेकिन उन्होंने फ्यूचर के लिए ईवीज पे भी एक सॉलिड बेट लगाया है। उनके लिए BE.6 और XCV9 इलेक्ट्रिक एसयूवीज ने लॉन्च के दिन ही 30,000 बुकिंग्स गैदर किए। FY26 के Q1 में महिंद्रा का प्रॉफिट 24% से जंप किया है। एसयूवीज की सेल 22% ग्रोथ हुई और ट्रैक्टर्स की सेल 10% ऊपर गई। ट्रैक्टर्स में महिंद्रा पहले से ही 45% से ज्यादा वाला मार्केट कैप्चर कर चुका है, मतलब रूरल और अर्बन दोनों इंडिया को उन्होंने ही बैलेंस किया है। एंड ऑल्सो वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड मार्केट रीच इज द स्ट्रेंथ ऑफ महिंद्रा। hyundai ज्यादातर एक ही ब्लॉकबस्टर मतलब क्रेटा पे डिपेंडेंट रहा, जबकि बाकी मॉडल्स जैसे i20, वेन्यू और आरा गिरते सेल्स देख रही थी। महिंद्रा ने अपने पोर्टफोलियो स्मार्टली डिवर्सिफाई किया। रूरल बायर्स के लिए रग्ड एसयूवीज मतलब बोलेरो और स्कॉर्पियो, अर्बन बायर्स के लिए टेक हैवी एसयूवीज मतलब एसयूवी 700 और एसयूवी 3XO, एंड फ्यूचर रेडी NUIQ प्लेटफॉर्म जो आइस और ईवी दोनों एसयूवीज बना सकता है। ये स्ट्रैटेजी ने इंश्योर किया कि महिंद्रा के पास हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ था और बायर्स के प्रोडक्ट फटीग ना फील करे। अब hyundai और महिंद्रा का मेन फर्क देखते हैं। hyundai एक ही मॉडल मतलब क्रेटा पे हेवीली डिपेंडेंट था, जबकि महिंद्रा के पास एक डिवर्सिफाइड एसयूवी पोर्टफोलियो था। hyundai के डिलीवरीज में भी डिले था, जबकि महिंद्रा ने फास्ट प्रोडक्शन और जल्दी डिलीवरी प्रोवाइड की। hyundai ईवी लॉन्च में लेट हुआ, लेकिन महिंद्रा ने अग्रेसिव ईवी पुश भी किया। एंड hyundai रूरल मार्केट्स में वीक था, लेकिन महिंद्रा के ट्रैक्टर्स और अग्र एसयूवीज ने उनको रूरल प्लस अर्बन मार्केट दोनों में कैप्चर करने दिया। द बॉटम लाइन इज, महिंद्रा की सक्सेस के एक परफेक्ट प्लेबुक है कि डिमांड को सही समझा और एसयूवीज पे फोकस किया, जीएसटी टैक्स रूल्स को स्मार्टली यूज करके प्राइसिंग का एडवांटेज दिया, मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनेक्स सॉल्व करके डिलीवरी फास्ट की, एंड लास्टली ईवीज को अग्रेसिवली पुश किया।
प्लस अर्बन और रूरल मार्केट दोनों पर इक्वली स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाए। हांडे 25 इयर्स तक इंडिया का नंबर 2 कार मेकर रहा है, लेकिन महिंद्रा ने स्मार्ट स्ट्रेटजी, वाइड एसयूवी पोर्टफोलियो और एग्जीक्यूशन से उनको पीछे छोड़ दिया। एंड दैट इज व्हाई महिंद्रा एंड महिंद्रा इज नंबर 1 इन इंडिया। फिजिक्स वाला का नाम तो हम सब ने सुना है और उनकी शुरुआत 2016 में एक यूट्यूब चैनल से हुई थी, जहां आलोक पांडे अफोर्डेबल साइंस लेसन्स देते थे। आज यही कंपनी एक मल्टी करोड़ एजुकेशन एम्पायर बन चुकी है, जो हर साल लगभग 2 मिलियन स्टूडेंट्स को सर्व करती है। कंपनी के ऑफरिंग्स में K-12 और कॉम्पिटिटिव टेस्ट प्रेप कोर्स जैसे जेईई, नीट, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम शामिल है। इसके अलावा कंपनी प्रोफेशनल अपस्किलिंग, स्टडी अब्रॉड और डिग्री प्रोग्राम्स में भी एक्सपैंड कर चुकी है। फिजिक्स वाला का एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें 189 ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स 109 सिटीज में ऑपरेट करते हैं। कंपनी अपने ब्रांड जैसे जाइलम लर्निंग, उत्कर्ष क्लासेस और नॉलेज प्लैनेट के अंदर ऑपरेट करती है। अब आईपीओ का स्ट्रक्चर समझते हैं और मार्केट का कॉन्टेक्स्ट भी समझते हैं। फिजिक्स वाला, जो कि इंडिया का एक लीडिंग एडटेक यूनिकॉर्न है, अपना हिस्टोरिक आईपीओ लेकर आने की तैयारी कर रहा है। ये आईपीओ 3,820 करोड़ का होगा। इसमें से 3,100 करोड़ एक फ्रेश इशू के थ्रू रेज किया जाएगा, जिससे उस कंपनी का एक्सपेंशन और ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा। बाकी 720 करोड़ एक ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें फाउंडर्स अपना हिस्सा बेचेंगे। दोनों फाउंडर्स 360 करोड़ के शेयर्स सेल करेंगे। लिस्टिंग अभी कुछ महीनों बाद एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सेबी ने अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में कुछ चेंजेस मांगे हैं। ये आईपीओ इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एडटेक सेक्टर का ये पहला बड़ा पब्लिक लिस्टिंग होगा, जबकि प्राइवेट फंडिंग इस सेक्टर में धीरे हो चुकी है। अब आईपीओ प्रोसीड्स का यूज कैसे होगा? फ्रेश इशू के 3,100 करोड़ काफी केयरफुली एलोकेट किए गए हैं। कंपनी 460.6 करोड़ नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर्स के लिए फिट आउट्स और खर्च करेगी एंड 548 करोड़ एग्जिस्टिंग सेंटर्स के लीज पेमेंट्स के लिए यूज करेगी। सब्सिडियरीज में 470 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें जाइलम लर्निंग और उत्कर्ष क्लासेस मेजर होंगे। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा एंड 200 करोड़ उसके लिए एलोकेट किया है। ब्रांड बिल्डिंग और ग्रोथ के लिए 710 करोड़ मार्केटिंग इनिशिएटिव्स पर खर्च होगा। बाकी पैसे एक्विजिशन और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखे जाएंगे। अब उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं फ्रॉम FY23 टू FY25। फिजिक्स वाला ने रेवेन्यू में तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। FY23 में रेवेन्यू था 977 करोड़ का, जो FY24 में 1,940 करोड़ का हो गया और FY25 में 2,886 करोड़ तक पहुंच गया। इसका 2 ईयर कैगर लगभग 97% का है। कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉसेस भी नैरो हो रहे हैं। FY23 में लॉस था अराउंड 84 करोड़, जो FY24 में था अराउंड 1,131 करोड़, मेजरली ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन, और FY24 में फिर से हो गया 243 करोड़ पर। रेवेन्यू मिक्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। FY25 में ऑनलाइन से 1,404 करोड़ एंड ऑफलाइन से 1,351 करोड़ रेवेन्यू आता है। पेड यूजर्स 4.46 मिलियन तक बढ़ चुके हैं और ऑफलाइन ARPU 40,400 पर स्टूडेंट है। बट ऑब्वियसली कुछ रिस्क है जो DRHP में हाईलाइट किए गए हैं। जैसे फिजिक्स वाला के IPO के साथ कुछ मेजर रिस्क है। कंपनी अभी तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है और एक्सपेंस कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है। सब्सिडीज जैसे जाइलम लर्निंग और उत्कर्ष क्लासेस अभी भी लॉस मेकिंग है और पेरेंट कंपनी के रिसोर्सेज कंज्यूम करती है। ऑफलाइन सेंटर्स से रेवेन्यू काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर एनरोलमेंट स्लो हो गए तो कंपनी मार्जिन हेवीली इंपैक्ट होंगे। फैकल्टी एट्रीब्यूशन FY25 में 36.5% था, जो सेक्टर के लिए अभी भी हाई है और टीचर्स इजीली कंपेटिटर्स के पास स्विच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट और रिफंड्स का नंबर FY25 में बढ़ गया है, जो मार्जिन्स को स्क्वीज कर सकता है। कंपनी हेवीली डिपेंडेंट है अपने फाउंडर्स पर, स्पेशली आलोक पांडे पर। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट कम हुआ तो ब्रांड एक्विटी पर ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। कंपटीशन इंटेंस है क्योंकि वेदांतु, अनअकैडमी और कोटा बेस्ड प्लेयर्स जैसे एलन अभी भी स्ट्रांग है। रेगुलेटरी स्क्रूटनी भी बढ़ रही है, जिससे कंप्लायंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भी रिस्क बढ़ जाते हैं। बट अगर इसको इन्वेस्टर लेंस से देखा जाता है तो फिजिक्स वाला के पास अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और अफोर्डेबल पोजिशनिंग की वजह से काफी स्ट्रेंथ है। कंपनी Tier 2 और Tier 3 सिटीज में अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुकी है और हाइब्रिड मॉडल यूज कर रही है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैलेंस्ड है। लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट नहीं कर रही है
और ऑफलाइन एक्सपेंशन काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव होता है। फाउंडर डिपेंडेंसी और ईसॉप डाइल्यूशन भी रिस्क फैक्टर्स है। अपॉर्चुनिटी ये है कि आईपीओ के बाद कंपनी अग्रेसिवली ऑफलाइन एक्सपेंशन और मार्केटिंग कर सकती है और एडटेक सेक्टर में कंसोलिडेशन का फायदा उठा सकती है। लेकिन थ्रेट ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स एडटेक का मॉडल पर स्केप्टिकल है और राइजिंग फैकल्टी सैलरी वॉर्स और अफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स से ग्रोथ स्लो हो सकती है। ऑल इन ऑल, टू कंक्लूड, फिजिक्स वाला का आईपीओ एक लैंडमार्क इवेंट है जो सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि पूरे इंडियन एडटेक सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ में इंप्रेसिव नंबर्स दिखाए हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता अभी भी क्लियर नहीं है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड एलआईसी सीक रोल बैक ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी चेंजेस। द एलआईसी and the Life Insurance Council plan to write to the Ministry of Finance and CBIC requesting relief from the recent GST changes affecting the insurance sector. Their primary demands includes making GST changes prospective rather than retrospective and allowing the industry to claim ITC on renewable premiums. They also seek exemption of commission expenses from GST, as currently only reinsurance costs are exempt. Together, reinsurance and commission represent nearly 90% of total expenses, and keeping commissions taxable creates an inverted duty structure, leading to unclaimed credits and higher cost. उसके बाद हम देख सकते हैं Indian state-owned refineries face cargo shortages in efforts to restore Russian oil purchases. Indian state-owned oil refiners are seeking to fully revive purchases of discounted Russian crude oil, but are encountering fewer cargo offers for October loading. Russian barrels have been redirected to China, and Moscow Oil faces increased consumption from other nations. Indian Oil Corporation Director of Finance, Anuj Jain, stated the company never stopped procuring Russian crude and continues buying based on economics, with current discounts at $2 to $3 per barrel to Dubai benchmark. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के अपडेट के लिए भी आप हमारा ये प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, वेयर लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। तो जैसे हम आज भी देख सकते हैं कि आज भी ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, because we can see Mahindra and Mahindra is up by 3.93%. Bajaj Auto is up by 3.84%. Tata Motors is up by 4.02%. Maruti is up by 2.44%. JSW Steel is up by 2.64%. And Eicher Motor is up by 2.56%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो आज का सबसे बड़ा loser है Trent, which is down by 3.85%. We can see TCS is down by 0.96%. Asian Paints is down by 1.9%. Nestle India is down by 1.72%. And Infosys is down by 0.81%. अगर FIDI डेटा की बात करें तो as of 5th September 2025, FI ने फिर से सेलिंग की है ऑफ 1304 करोड़, whereas DI ने बाइंग की है ऑफ 1821 करोड़। अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, टाइटन एंड सिप्ला, विच रेंज फ्रॉम 71% to 68%। अब चलते हैं धन के होम पेज पे, जहाँ पे आपको दिखेगा की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन। तो एज ऑफ 9 सितंबर 2025 निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं काफ़ी साइडवेज कैंडल बनी है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं था आज, जो भी था इट वाज वेरी विद इन द लिमिट्स। Nifty opened around 24,802, made a high of 24,885, made a low of 24,751 and closed around 24,773. वो अब उसके 50 EMA और 20 EMA के ऊपर बंद हुआ है आज, which is a good thing, but still it is a red candle और उसका RSI is around 50। आज भी निफ्टी 32 पॉइंट से ही ऊपर था। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी आज सिर्फ 76 पॉइंट से ऊपर है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 80,900, मेड हाई ऑफ 81,171, मेड लो ऑफ 80,733 एंड क्लोज्ड अराउंड 80,787। सेंसेक्स उसके 50 और 20 में दोनों के नीचे बंद हुआ है और उसका RSI भी अराउंड 48। अगर इंडाइसिस में टॉप गेनर्स की बात करें तो जैसे हमने देखा निफ्टी ऑटो इज अप बाय 3.3%, मिड कैप इज अप बाय 0.5% एंड PSU बैंक्स इज अप बाय 0.5%। अगर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी IT इज डाउन बाय 0.94%, निफ्टी CPSE इज डाउन बाय 0.49% एंड निफ्टी फार्मा इज डाउन बाय 0.27%। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। तो आपको क्या लगता है, क्या फिजिक्स वाला एक बहुत ही लैंडमार्क IPO बन के रह जाएगा या विल स्टिल स्ट्रगल? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो।
Till then, like, share, and subscribe, and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.